हेलो बच्चा पार्टी। ये लेक्चर बेसिकली फॉर 11th स्टैंडर्ड के लिए है। मैं आरती चौरसिया एपीएस ई लर्निंग में आप सभी बच्चा पार्टी का वेलकम करती हूँ, वार्म वेलकम करती हूँ। आई नो आप लोगों के अभी 10th के एग्जामिनेशन भी फिनिश नहीं हुए हैं, बट आज नहीं, ड्यू टू द लॉकडाउन और कोरोना वायरस, बट आज नहीं हुए तो डेफिनेटली कल फिनिश हो जाएंगे। और आप 11th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए लेक्चर काफ़ी यूज़फुल है। वो इस लेक्चर को देखें और अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें। आपके पास ये अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी टाइम आपके पास फ्री है। आप घर पर हैं, आपको बाहर नहीं जाना है, आपके डिस्ट्रक्शंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल, फ्रेंड्स वगैरह का डिस्ट्रक्शन अभी आप लोगों को नहीं है। तो अभी आप अपने टाइम को अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर पुट करना चाहूँगी, एनसीईआरटी और सीबीएसई ड्यू टू द लॉकडाउन आपका काफ़ी सारा एकेडमिक पोर्शन, काफ़ी सारा एकेडमिक टाइम स्कूल्स कंडक्ट नहीं होने की वजह से, क्लासेस कंडक्ट नहीं होने की वजह से छूट गया है, या इस टाइम तक जितना पोर्शन आपका अभी तक कवरेज होना चाहिए था उतना पोर्शन अभी तक आपका पोर्शन कवरेज किया। अभी तो एग्जामिनेशन ही नहीं हुए, रिजल्ट्स ही नहीं लगे, आप लोगों ने स्ट्रीम भी फाइनल नहीं की होगी। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन होगा कि उनको साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है। सो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें टाइम बिंग चलती रहेंगी, बट आपने अगर अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लिया है तो स्टार्ट विद योर स्टडी। क्लियर? हमको इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हम 10th में पास होने वाले हैं। क्लियर? सो यू कैन स्टार्ट योर स्टडी पार्ट। ओके, डिस्क्लेमर में हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड कुछ पोर्शन एलिमिनेट कर दे, क्योंकि एज वी ऑल आर अवेयर कि हमारा 1/3 एकेडमिक टाइम ड्यू टू दी लॉकडाउन हमारा वेस्ट हो गया है। तो हो सकता है हमारे पोर्शंस में भी हमको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। कुछ टॉपिक ऐसे हों जिनको हमें पढ़ना ही ना पड़े, या कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको हमसे एलिमिनेट कर देंगे, या ये हमारे पोर्शन से हटा देंगे, या फिर सी फाइनल वी हैव टू वेट फॉर द फर्दर नोटिस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दी सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड। सो आप मेरे साथ टच में रहिए, जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक आपको एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर? यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ फॉर द 11th स्टैंडर्ड, बेसिक, एकदम बेसिक से जाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वगैरह आपने जैसे सीखा था, अकाउंटेंसी आज आपके लिए उतना ही नया है जितना आपने लैंग्वेज को सीखा था। आज आपको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज को सीखना है। 11th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक होता है बेटा, ये एकदम बेस टॉपिक होता है। बेस मतलब एकदम 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 बेसमेंट। आपके जो भी फर्दर आगे की स्टडी होगी ना, वो 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। मैं सीए फाइनल ईयर के लेवल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। जिस स्टूडेंट का 11th का एकेडमिक और 11th के अकाउंट्स के बेसिक्स अच्छी नहीं होती, थ्योरेटिकल अप्रोच अच्छी नहीं होती, उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है आगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को वाइडर लेवल पर समझने के लिए। सो पहला आप अपने माइंड में सेट कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे से स्टडी कर रहे हैं, अपने माइंड में एक चीज़ सेट कीजिए कि आपको 11th में पूरी दिल जान लगा के स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स पढ़ना है। हमको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमको आगे भी ज़रूरत पड़ते रहेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं A to Z नहीं सिखाऊंगा, सीधा स्टेटमेंट पढ़ना सिखा दूँ, तो आपके लिए वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 11th स्टैंडर्ड में जितने भी टॉपिक्स, भले ही आपका टीचर बोले, मुझे पता है काफ़ी सारे स्कूल्स या लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्लासेस या टीचर्स बच्चों को कुछ टॉपिक एलिमिनेट करने के लिए बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, या फिर बच्चा उतने अच्छे से उसको समझ नहीं पाएगा। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। क्लियर? आपके कैरिकुलम में डाला है, इसका मतलब आपके पास उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप इसको समझ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज और अगर कोई पेरेंट्स भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को थ्योरी पार्ट पर फोकस करने के लिए एडवाइस कीजिए। उनके टीचर्स, जो भी आपके होम ट्यूटर्स हैं, या जो भी आप अपने बच्चे को कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, या आपके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, एटलीस्ट आपका जो थ्योरेटिकल मेन बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे फॉर द 11th बेसिक अकाउंटेंसी। सबसे पहले बच्चा आपको अपना बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मैंने यहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए पहले से ही स्लाइड रेडी रखा है। नो योर सब्जेक्ट। नो योर सब्जेक्ट का मतलब मेरा क्या है, सी हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन पहले हम समझ तो लें हमारे सिलेबस में है क्या क्या, हमको हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, किन चीज़ों
हमको किस फ्लो के साथ स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं बोलूँ 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी, तो 11th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी के यहाँ पर 2 बाइफिकेशन हो जाते हैं। एक बाइफिकेशन आपके 20% मार्क्स को कवर अप करता है और दूसरा बाइफिकेशन आपके 80% मार्क्स को कवर अप करता है। क्लियर? आपका जो 20% मार्क्स आपका जो कवरेज है वो आपके स्कूल के हैंड्स में होता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है। बेटा प्रोजेक्ट वर्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी नॉलेज और स्किल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एक ऐसा टास्क दिया जाएगा, कोई एक टॉपिक विच इज़ डेफिनेटली प्रोवाइडेड बाय दी स्कूल्स, आपको देंगे, वहाँ पर आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट सबमिट करना है एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो या इकोनॉमिक्स हो। क्लियर? 80 मार्क्स का आपका टोटल सिलेबस होता है, जिसके बाइफिकेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम 100 नंबर के पेपर में से 20 नंबर तो मेरा किसने ले लिया? प्रोजेक्ट वर्क ने। तो मेरे पास कितना बचा? 100 में से 20 गया बच्चा, तो मेरे पास कितना बचा? 80 बचा। अब इस 80 में से मुझे मेरी बुक को कंप्लीट करना है। क्लियर? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो 80 मार्क्स की बुक है, इसके भी हम लोगों ने 2 पार्ट कर दिए। आपके सिलेबस में इसके 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और दूसरा हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। अगर आप बेसिकली देखोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो है वो कितने मार्क्स के लिए है? 52 मार्क्स के लिए है। क्लियर? एंड जो आपका पार्ट बी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट बी, वो आपके लिए 28 मार्क्स का कवरेज रखता है। क्लियर? अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में यूनिट 1 है। यूनिट 1 आपका किससे डील करता है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब होता है कि कोई भी सब्जेक्ट में क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज रहेंगे, उसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी, उसके मीनिंग्स क्या होंगे, उनके डेफिनेशंस क्या होंगे। इसका मतलब ये जो टॉपिक है कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से डील करता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? आपको इसको अच्छे से समझना है। भले ही एंड ऑफ दी लाइक आपके एकेडमिक आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, डेफिनेटली 11th में पड़ेगी, 12th में, या जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो इसकी आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें कुछ भी नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ योर फंडामेंटल, इट इज़ योर बेस, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा आता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का कवरेज कितना है? यहाँ पर 12 मार्क्स का कवरेज है। सॉरी, मैंने 10 मार्क्स लिखा है। आपका कितने मार्क्स का कवरेज है? 12 मार्क्स का कवरेज है। मतलब आपका ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है यूनिट नंबर 1, इस यूनिट नंबर 1 में टोटल आपको 5 टॉपिक्स की स्टडी करनी है। कौन कौन सा 5 टॉपिक्स? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एस, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? ये सारे 5 टॉपिक मिलके आपका एक यूनिट बनता है। एक यूनिट बनता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें से आपको 12 मार्क्स का कवरेज होता है। 12 मार्क्स का कवरेज मतलब आपको ये 5 टॉपिक मिला के एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ओके। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस आपके लिए कितने मार्क्स का कवरेज देता है? 40 मार्क्स का कवरेज देता है। इस तरीके से आपका पार्ट ए 40 और 12 52 मार्क्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए कवर करता है। होप यू अंडरस्टैंड बेटा। ओके, अभी होता क्या है कि सितंबर और अक्टूबर तक जब आपके मिड टर्म होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हैं, या कहीं कहीं पर इसको मिड टर्म भी बोला जाता है, तो वहाँ पर इस यहाँ तक का पूरा पोर्शन कवरेज होता है। क्लियर? मतलब आपको मिड टर्म तक इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपके मिड टर्म कभी जाते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। अभी आपका जो अक्टूबर नवंबर है, हो सकता है वहाँ उस टाइम तक हमारे स्कूल्स और एकेडमी की स्टार्ट हो, तो डेफिनेटली इनमें से कोई, जैसे अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यहाँ से किसी भी पोर्शन को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो आपके फंडामेंटल्स, आपके बेस को रेडी करते हैं। तो हो सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस में से या पार्ट बी में से कुछ पोर्शन कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, बट अगेन माई सेम स्टेटमेंट, वी हैव टू वेट फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन, फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम द CBSE और NCERT बोर्ड। ओके, पार्ट बी आपके लिए कितना है? 28 मार्क के लिए आपका पार्ट बी है। 28 मार्क के पार्ट बी में आपको 2 यूनिट कवरेज मिलेंगी। 2 यूनिट्स में पहला यूनिट आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। मैम, ये सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? बेसिक आपका जो डिटेल है सोल प्रोप्राइटर का, वो आपको बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ, जहाँ पर एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्लियर? एंड आपका इसमें 20 मार्क्स का अपफ्रंट कवरेज है।
15 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने के लिए फर्स्ट, एंड सेकेंड आपको 5 मार्क्स के टिक द करेक्ट आंसर्स आते हैं। क्लियर? कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आज की डेट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है। आप लोगों ने सुना होगा टैली सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ टैली आपको कवरेज है, जिसमें हो सकता है आपके वो प्रोजेक्ट वर्क में भी थोड़ा आपको कवरेज करें, या फिर 8 मार्क्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देते हैं, जिसमें आपके टिक द करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, आपकी जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसका मार्क वाइज या पोर्शन किस तरीके से कवरेज होगा वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अभी आते हैं आज के हम टॉपिक पर। आज मैं आपको जो टॉपिक कवर अप कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आज 2 चीज़ें ही आपको समझाऊंगी, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अकाउंट्स में इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको पहुंचने के लिए हमको 8th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको हमारी बिल्डिंग 8 टॉपिक पहुंचने के लिए हमको 1st से लेकर 7 टॉपिक्स को भी कवर अप करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग मैं आज नहीं बता सकती, लेकिन इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं आज मैं उनको डिस्कस करूंगी। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन डेफिनेटली डिस्कस करूंगी और इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे पीसफुल माइंड से, जिससे चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूँ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, तो आपके दिमाग में क्या समझ में आता है? मैम हमको कुछ नहीं आता, बिकॉज हमारे लिए ये ए फॉर एप्पल है। डेफिनेटली आई एम कम्प्लीटली अग्री विद यू। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक प्लस कीपिंग, मतलब बुक्स को मेंटेन करके रखना। कौन सी बुक? बिजनेस की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बुक्स को मेंटेन करके रखने को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। क्लियर? बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट इंडिया में सबसे पहले चाणक्य लेकर आए थे, कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में। क्लियर? लेकिन उन्होंने सिर्फ सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया था। सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन मतलब मैम क्या होता है? चाणक्य ने जो भी अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन दिया है अपनी बुक अर्थशास्त्र में, उसमें क्या होता था कि रोकड़ा कैश को कवरेज किया जाता था, कैश को रिकॉर्ड किया जाता था। मतलब अगर मैं कुछ भी लेकर आ रही हूँ, जैसे सपोज मैंने 15,000 का मोबाइल परचेज किया, तो जब मैं 15,000 का मोबाइल लेकर आ रही हूँ तो मेरी पॉकेट से 15,000 गया, तो हम सिंगल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करते थे कि 15,000 गया। क्लियर? लेकिन उसके बदले में मोबाइल आया, ऐसा हम नहीं रिकॉर्ड करते थे। क्लियर? हमारा काम क्या, हम क्या रिकॉर्डिंग करते थे? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन यार अगर मैंने 15,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है तो डेफिनेटली मेरे पास एक बेनिफिट भी तो आया है, मुझे मोबाइल भी तो मिला है, तो मुझे उसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डिंग पहले हमारे इधर नहीं होती थी। बाद में हमारे सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री में कन्वर्ट किया था। डबल एंट्री सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो रोम और इटली में सबसे पहले डेवलप हुआ, जिसको आज ऑल ओवर दी इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बोल सकते हैं कि कवरेज में ले रहे हैं हम लोग। क्लियर? सो अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में सबसे पहले अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, तो चाणक्य लेकर आए थे, कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में। क्लियर? डुअल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया था? रोम और इटली से आया था। क्लियर? तो बुक कीपिंग हमारे लिए क्या हो गया? बुक्स को मेंटेन करना। क्लियर? जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटेंसी का काम चालू होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी 2 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर? हमारे लिए सिलेबस में क्या है? अकाउंटेंसी। क्लियर? लेकिन हम अकाउंटेंसी पर जाने से पहले हमको बुक कीपिंग समझना पड़ता है। क्लियर? सो आज हम पहला टॉपिक क्या, मैं आपको पहला टॉपिक आपके लिए क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी में डेफिनेशन पार्ट आज हम कवर कर लेते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम कवर अप कर लेते हैं। बाकी के आगे के टॉपिक्स मैं आपको फर्दर वीडियोज़ के थ्रू कवरेज में दूँगी। क्लियर? सो सबसे पहले बात करें हम डेफिनेशन। मुझे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ लो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जहाँ पर आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ पे आपके मनी में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। क्लियर? मतलब जहाँ पर आप मनी में किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, जहाँ पर आपने कैश खर्चा किया। विल टेक एन एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो यू हैव टू पे द मनी। क्लियर? यू आर टेकिंग द सर्विसेज, सो यू हैव टू पे मनी। क्लियर? यहाँ पर आपने पैसे का पेमेंट किया है, क्या किया है? मनी का पेमेंट किया है। जब आपने मनी का पेमेंट किया तो यहाँ पर रोकड़ा कैश इन्वॉल्व हो गया, और जैसे ही कैश इन्वॉल्व हो गया, मनी इन्वॉल्व हो गई, तो ये मेरा क्या बन गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या फिर आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए। क्लियर?
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, जैसे सपोज आपकी मदर सीए है या फिनेंशियली लिटरेट हैं, तो वो आपको घर पे बैठ के अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, आप फैसिलिटी तो वही ले रहे हो, आप पढ़ाई ही कर रहे हो, लेकिन क्या आपने यहाँ पर कुछ पेमेंट किया? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंट्स में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? समझ? एक्टिविटी अगर मैं बोलूँ तो दो पार्ट की होती है, एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा आपका वो होता है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होता है। क्लियर? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहाँ पर आपका मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्लियर? जैसे सपोज अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू पे फीस एवरी मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ पर यू हैव टू मेक सम पेमेंट। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर सपोज आपकी मॉम आपको घर पर बैठ के टीच कर रही है तो यहाँ पर भी तो आप कुछ फैसिलिटी ले रहे हो, बट क्या उस फैसिलिटी के बदले में आपने कुछ पेमेंट किया? नहीं, आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जो एक्टिविटीज़, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गई। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी का ट्रांजेक्शन ही नहीं होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउएवर इन डिटेल यू विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 1 में आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले कवर होगा। क्लियर? सो अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। चलो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, या ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में मेजर करते हैं। क्लियर? जैसे सपोज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्लियर? तो अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कुछ तो ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है? अब जैसे सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे प्रीमाइसेस लगेगा। क्लियर? मुझे क्या लगेगा? प्रीमाइसेस लगेगा। फिर उसके बाद मुझे किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है? सपोज मुझे पिज्ज़ा सेंटर स्टार्ट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? एक ऑफिस लगेगा जहाँ पर मैं मेरा पिज्ज़ा सेंटर ओपन करूँ। उसके बाद मुझे फर्नीचर लगेगा, क्यों? मेरे जो भी विजिटर्स आएंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, तो मुझे उनके लिए प्रीमाइसेस का इंतज़ाम हो गया। अब मुझे क्या करना है? फर्नीचर का इंतज़ाम करना है। इसके अलावा मुझे क्या अरेंज करना है? इक्विपमेंट्स, जैसे आपका माइक्रोवेव्स वगैरह है। अब ये वाले क्या हो गए? दिस इज माई वन टाइम एक्सपेंसेस। तो ये मेरे जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं, इन वन टाइम एक्सपेंसेस को मैंने कर दिया। इसके अलावा मुझे कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस लगते हैं। क्लियर? रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब आपका जैसे आपके मटेरियल लगेगा। मटेरियल मतलब क्या? जैसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए डोग लगता है, आपकी वेजिटेबल्स लगती हैं, आपकी चीज़ लगता है, और आपके स्टाफ सैलरी वगैरह लगेगा। तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो रैकरिंग बेसिस पर खर्च होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो एक बिजनेस को कितने सारे ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं डे टू डे बेसिस पर। तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी हमको करना है, लेकिन हम रिकॉर्ड क्यों करें, उससे क्या हमारा कंक्लूजन निकलेगा, वो भी हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ और उसके हिसाब किताब या ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन नहीं कर रही, तो क्या एंड ऑफ द डे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने का प्रॉफिट आया और कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ, या मतलब मुझे किसके कितना लेना है, किसको कितना देना है? मुझे ये कोई भी रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा। क्लियर? इसके लिए मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वो रिकॉर्ड्स जहाँ पर मैं मेंटेन करती हूँ उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और जब उस बुक कीपिंग के ऊपर उनको फर्दर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, और जब उन पर हमको कोई डिसीजन लेना रहता है, डिसीजन पार्ट आ जाता है, तो हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? सो अगर मैं आपको बोलूँ कि अकाउंटेंसी मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के मीनिंग को समझने के लिए देखो इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, AICPA मतलब आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम द USA, या आपकी बुक में जो मैंने बुक को बेस लिया है TS ग्रेवल, ठीक है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी डेफिनेशन पार्ट वहाँ पे कवर अप होगी। लेकिन उस डेफिनेशन को एज इट इज़ आपको याद करना है, लेकिन उस डेफिनेशन को याद करने से पहले उसे समझ लो। मैंने उस डेफिनेशन को कन्वर्ट किया RCS AIC, बराबर, ये आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, मेरे साथ सब लोग रिपीट कर लो, RCS AIC। रात में चिंटू सोया, अम्मा ने आईफोन छीना। क्लियर? रात में चिंटू सोया, अम्मा ने आईफोन छीना। क्लियर? याद रहेगा? चलो
आर से क्या है, रिकॉर्डिंग। अकाउंटेंसी का सबसे पहला काम क्या है, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग करना, क्या रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो क्या मैम नॉन इकोनॉमिक, नहीं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटेंसी में। क्लियर, ओके। फिर नेक्स्ट क्या था, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमको देखना पड़ेगा। मैडम ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? अच्छा माय डियर सुनो, अभी यहाँ पर ना ये डेयरी वाला है, क्लियर, और इस डेयरी वाले के पास मेरा अकाउंट चलता है, मतलब मेरे घर पे जितना भी डेयरी प्रोडक्ट आता है सारा इस डेयरी से आता है, और एंड ऑफ द मंथ आफ्टर 30 डेज मैं जाके क्या करती हूँ, उसको सेटल करके आती हूँ। क्लियर, अब इस तरीके से पूरा जो मेरा एरिया है वो सब उसी डेयरी वाले के पास जाते हैं। तो उसके पास कितने सारे कस्टमर्स होंगे, उसके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। अब वो क्या करता है बेचारा, एक फटा पुराना रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन करता है। क्लियर, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें एक ही साथ लिखता है, मतलब इतने का दूध आया, इतने का मैंने मिल्क लिया, इतने का मैंने कर्ड लिया, इतने का मेरे पास पनीर आया, इतने का चीज़ आया, और फिर इतना ही मैंने सबको सेल भी किया है, बराबर। अब सपोज उसने इसी रजिस्टर में अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, भाई रिकॉर्डिंग वाला पार्ट तो उसने कर लिया, लेकिन अगर मैं उससे पूछूं, मैं जाके डेयरी वाले के पास जाऊं और मैं डेयरी वाले से पूछूं, भैया भैया आज आपने ना कितने की सेल की, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब टोटल करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, सेल परचेज सब एक साथ लिखा, मतलब जो डेयरी वाला है वो मिल्क कहीं से तो लेकर आता होगा, तो जब वो मिल्क कहीं से परचेज करके लेकर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, खरीद कर लेकर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज। तो उसने उसी रजिस्टर में तो अपना परचेज लिख लिया, ठीक है, और फिर उसने वही मिल्क सपोज मिस्टर एक्स को बेचा तो उसने वहीं पर सेल लिख लिया। ऐसे उसके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो उसने एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लिया होगा। क्लियर, अब मैं उसको पूछूं भैया आपकी सेल क्या है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक आइटम को चेक करना पड़ेगा, अरे यार ये तो परचेज है, इसको हटाओ, ये सेल है, सेल इतना 1 2 3 4 5, ये 6 आइटम सेल के, इनको निकालो टोटल करो। तो देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो एक दिन का ट्रांजेक्शन था, फिर इस तरीके से एक वीक का ट्रांजेक्शन, फिर एक मंथ का ट्रांजेक्शन और पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन। क्लियर, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी उसको क्या बोलता है कि पहले तो तुम रिकॉर्ड कर लो, आराम से रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डेली बुक में जहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद अब इनको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करो मतलब सेल का ट्रांजेक्शन अलग लिखो, परचेज के ट्रांजेक्शन्स को अलग क्लासीफाई करो, फिर इसके बाद आपने कोई एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो उनको अलग अलग करो। तो आपको इन सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली क्या करना है, क्लासीफाई करना है। हमको सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ेगा जिससे हमारी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग मेंटेन हो जाए। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग मतलब इंफॉर्मेशन जब चाहिए, जिस टाइम पर चाहिए, उस टाइम पर करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको रिलेटेड टू दी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल हो। क्लियर, उसके बाद मैंने क्या बोला, समराइजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना, ये मैं एक अकाउंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये मेरा, मैंने यहाँ पर सेल रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट डे का सेल, सेकेंड डे का सेल, थर्ड डे का सेल, फोर्थ डे का सेल मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये फर्स्ट डे में भी पता है कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, सपोज फर्स्ट डे में 100 ट्रांजेक्शन हुए, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट डे में 100 ट्रांजेक्शन्स थे, ठीक है, सेकेंड डे में 150 ट्रांजेक्शन्स थे, तो इन सब के अलग अलग मैंने सब लिखा था। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने सेल को क्लासीफाई तो कर दिया, लेकिन अभी भी सेल इतना लंबा है, 100 ट्रांजेक्शन फर्स्ट डे के, इस पर डे 100 ट्रांजेक्शन, तो फिर पूरे मंथ का कितना हो गया 3000 ट्रांजेक्शन्स, तो फिर पूरे ईयर का कितना हो गया 36,000 ट्रांजेक्शन। तो अब आप अपने फाइनल अकाउंट्स में या जो भी आपका फाइनल बनेगा उसमें पूरे 3600 ट्रांजेक्शन्स तो नहीं लिख सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का टोटल लगाना पड़ेगा, बैलेंस लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समराइजिंग। क्लियर, तो आपने पहले क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद आपने उनको क्लासीफाई कर दिया, मतलब मिस्टर एक्स से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में डाल दिए, मिस्टर वाई से जितने हैं वो वाई के हो गए, जितने सेल के थे उतने सेल के अकाउंट में डाल दिए, जितने परचेज के थे उनको परचेज के अकाउंट में डाल दिए, और फिर इन सबके टोटल भी लगा दिए। क्लियर, तो हमने इसमें क्या कर दिया, टोटल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, एनालाइजिंग। बराबर, हमको क्या करना है, इनको एनालाइज करना है। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमको देखना है कि कितना एक्सपेंडिचर हमारा, जो भी हमने यहाँ पर किया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और वो उसका फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या आएगा, वो एनालाइज मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर्स मैंने किए हैं, जो भी खर्चे मैंने किए, इतनी सारी इनकम करने के बाद, इतनी सारी सेल करने के बाद, इतनी सारी परचेज करने के बाद, ठीक है, इतनी सारी सेल और परचेज करने के बाद मेरे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आया, मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे लॉस हुआ, आज की डेट में मेरी सॉल्वेंसी मतलब मेरे पास कितना पेमेंट है करने के लिए, वो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। एंड देन उसके बाद क्या आता है, कम्युनिकेशन पार्ट। कम्युनिकेशन किसके साथ, जो बिजनेस का ओनर है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो अकाउंटेंसी पार्ट है, इसको कौन मेंटेन करेगा, अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, क्लियर। लेकिन अकाउंटेंट को अपना बिजनेस से ऐसे लोग जो बिजनेस से इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट हु इज द स्टेक होल्डर, क्लियर। तो उनके साथ आपकी इन्फॉर्मेशंस को क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट क्या करना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने खर्चे किए, मेरे पास कितनी इनकम आई, खर्चे और इनकम को लेस करने के बाद मेरे पास कितने का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ या नेट लॉस जनरेट हुआ, कहाँ कहाँ पर एक्सेसिव खर्चे हुए, कहाँ कहाँ पर आपको अच्छी इनकम मिली, आपके ट्रेंड क्या थे, आपके परसेंटेज वाइज क्या इंटरप्रिटेशन थे, वो सारे हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है वो आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा, क्लियर। सो टोटल अगर मैं देखूँ तो मैंने RCS AIC बनाया, RCS AIC में आपकी पूरी डेफिनेशन कवर हो जाती है। अब यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो डेफिनेशंस को हम ओन लैंग्वेज में पुट नहीं कर सकते, डेफिनेशन हमको एज इट इज जैसी है अकॉर्डिंग टू, सपोज मैंने यहाँ पर ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया की डेफिनेशन ली है, तो ये ICI की अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, आपको इसे इसी मैनर में यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा। लेकिन लर्न करने के लिए इजी फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो लर्न करने डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया है, अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आपने सबसे पहले क्या दिया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मतलब किसी भी तरीके से रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना है, जहाँ पर आपको एट अ टाइम क्या मिल जाए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। समराइजिंग सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म ऑफ मनी। मैंने आपको बताया कि आपको कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जिनमें सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर, और उनमें कैसा होना चाहिए, फिनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग वाला पार्ट हम लोगों ने समझा, द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ऑफ, क्लियर। एंड हमको क्या करना है, कम्युनिकेट उसको करना है, क्लियर। सो अगर ये इंफॉर्मेशन देखूं तो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगी, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके देता है, क्लियर, फर्स्ट। एंड सेकंड होता है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो थोड़ा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल और देख लेते हैं हम लोग। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि कोई आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को किस तरीके से अपने यूज़ में लेगा, क्लियर। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी कंपनी है, ठीक है। सपोज ये इन्वेस्टर है हमारा, चलो ऐसा मान लेते हैं, ये हमारा इन्वेस्टर है और ये हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी है पिज़्ज़ा, हमारा पिज़्ज़ा सेंटर है, ठीक है। अब इस पिज़्ज़ा सेंटर में ये बंदा इंटरेस्टेड है और बोलता है कि आपके बिजनेस को मैं फंडिंग देने के लिए रेडी हूँ, बराबर। ये इन्वेस्टर इस पिज़्ज़ा सेंटर में पैसा लगाने के लिए रेडी है, क्लियर। अब जब ये इन्वेस्टर पैसा लगाए, सपोज उसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो बेटा ये जानना चाहेगा ना। अब देखो ये 10 लाख रुपीज़ तो इसने मिस्टर गुटलू को दे दिया। ये जो मिस्टर गुटलू हैं, ये मिस्टर गुटलू ने ये पिज़्ज़ा सेंटर चलाना है, क्लियर। मिस्टर गुटलू को इन्होंने 10 लाख रुपीज़ दे दिए, तो बेटा ये जानना चाहेंगे ना कि उनके 10 लाख रुपीज़ के साथ मिस्टर गुटलू ने क्या किया। अगर कल को मिस्टर गुटलू डूब जाए या बैंकक्रप्ट हो जाए या पिज़्ज़ा सेंटर नहीं चले, तो इस इन्वेस्टर का पैसा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि रिकवरी तो फिर होगी नहीं, क्लियर। सो यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर का मेन पार्ट क्या होगा, एवरी टाइम एवरी ईयर डे टू डे बेसिस तो नहीं, एवरी ईयर
ये चेक करना कि एक्चुअली में इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इस मिस्टर गुटलू को, मिस्टर एक्स को क्या देना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कि मैंने इस बार इतने का सेल किया, इतने का परचेज किया, मेरा इतना प्रॉफिट है। और इसी प्रॉफिट के बेसिस पर ही तो मिस्टर एक्स ने पिज़्ज़ा सेंटर में इन्वेस्ट किया होगा। अगर सपोज मिस्टर एक्स को ऐसा लग रहा होता कि इस कंपनी में कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो कोई क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा? आप करोगे? अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं पता मुझे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा वो भी नहीं पता मुझे, प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं पता मुझे, तो क्या आप मेरी कंपनी में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो लेकिन अगर मैं आपको मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बताऊं कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे पिज़्ज़ा सेंटर में एवरीडे का 2 लाख रुपए का सेल होता है, पर मंथ मेरे को 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, आप अपने मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, मैं आपको अच्छे रिटर्न्स दूंगी, तो फिर यहाँ पर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इस कंपनी में पैसा लगाएं और उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। क्लियर? तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र हैं उनमें सबसे पहला कौन आता है? इन्वेस्टर। तो इस इन्वेस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। इस फाइनेंशियल यूजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। क्लियर? तो इस स्टेक होल्डर की कैटेगरी में सबसे पहले क्या आता है? इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब ये जो पिज़्ज़ा सेंटर है ना, ये पिज़्ज़ा सेंटर मटेरियल कहाँ से परचेज करता है? क्लियर? अब देखो पूरा बिजनेस ना कैश पे तो नहीं चलता, क्रेडिट भी चलता है, मतलब उधारी पे भी चलता है। क्लियर? अब ये जो पिज़्ज़ा सेंटर है ना, इसको सपोज एग्जांपल ले लेती हूँ, पिज़्ज़ा के जो बेस होते हैं या डो रेडी करना होता है, वो मटेरियल ना वो सपोज मिस्टर वाई से खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? मिस्टर वाई से। अब ये क्या करता है? 5 लाख रुपीज़ का क्रेडिट पे बोलते हैं कि मुझे 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट पे ना माल दे दो, गुड्स दे दो। क्लियर? या रॉ मटेरियल वगैरह सब सप्लाई कर दो। तो अल्टीमेटली मिस्टर वाई अगर सपोज उधार पे इसको सामान दे दे और कल को अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो मिस्टर वाई भी क्रेडिट देने से पहले ये जानना चाहेगा कि इस कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, ये जो पिज़्ज़ा सेंटर है क्या ये इतना ट्रस्टवर्दी है कि एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड ये मुझे मेरा पैसा रिटर्न करे। क्लियर? तो यहाँ पर इसको भी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये क्रेडिट देने से पहले इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना पड़ता है कि ये कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट कमा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि डूबने वाली है। अगर डूबने वाली है तो मेरा भी 5 लाख रुपए का मटेरियल चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेक होल्डर में दूसरी कैटेगरी कौन आ गई? मिस्टर वाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्लियर? अब ये टर्मिनोलॉजी हम यूनिट नंबर 2 में समझेंगे कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अभी आप इतना याद रखो कि बिजनेस से जिसको पैसा लेना है वो क्रेडिटर्स हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? इसके बाद स्टेक होल्डर में और कौन आएगा? एम्प्लॉय। जैसे सपोज मैं इस कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ और आज इस महीने में मेरे से पूरा काम करा लिया, अगले महीने पता चला कंपनी के पास पैसे ही नहीं है मेरी सैलरी पे करने के लिए, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। मेरा तो इस कंपनी में इंटरेस्ट है, मैंने 1 महीने काम किया तो मुझे सैलरी तो मिलनी चाहिए, और जब मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे काम क्यों करूँ? क्लियर? सो थर्ड कैटेगरी आपकी क्या हो जाती है? एम्प्लॉय। तो मतलब जब भी आप कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को चेक करना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर की होती है, बिकॉज गवर्नमेंट को क्या करना है? इनसे टैक्सेस लेने हैं। और आखिरी में आता है आपका ओनर। ठीक है? ओनर अगर पूरा बिजनेस, एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो प्रॉफिट सीख करता है। क्लियर? तो वो क्या बोलता है? भाई मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, तो जितने लेवल कितना प्रॉफिट मुझे हो रहा है और कितना प्रॉफिट की मुझे रिक्वायरमेंट, लाइक मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, एटलीस्ट वो तो मुझे कवर अप हो। क्लियर? तो इसके लिए स्टेक होल्डर में हम उनको भी डालते हैं। क्लियर? सो टोटल मेरे लिए कितने पार्ट हो गए? स्टेक होल्डर में क्या हुआ? लाइक आपका इन्वेस्टर्स हो गए, फिर आपके क्रेडिटर्स हो गए, फिर आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके गवर्नमेंट हो गए, एंड देन आपके ओनर्स हो गए। ये 5 लोग ऐसे हैं जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। क्लियर? समझ में आया? अच्छा ठीक है, चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था? हमारा पेपर वाइज, हमारा चैप्टर वाइज मार्क लिस्ट वो हमने कवर अप किया। ओके, पहला। दूसरा हमने क्या पढ़ा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है? तीसरा हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ा। क्लियर? डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? 2 चीजें पढ़ी, एक तो गैदरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नहीं नॉट लाइक दैट, डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है? डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा?
रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। क्लियर। फिर हमने पढ़ा प्रोसेस। तो प्रोसेस में हमारा क्या आया, 2 पार्ट आए। पहला गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में अगेन मेरा यही चीज़ हो गया। और प्रोसेस इसमें हमने क्या पढ़ा, यूज़र ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज़र ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यूज़र ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में मेरे टोटल 5 लोग आए। कौन कौन आए, इन्वेस्टर्स आए, ओनर्स आए, ठीक है, फिर मेरे एम्प्लॉयज़ आए, गवर्नमेंट आया एंड देन आपके क्रेडिटर्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, मेरे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है सबसे पहले। क्लियर। फिर जब मुझे इनको क्लासीफाई और समराइज करना पड़ता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, लेज़र अकाउंट बनाने पड़ते हैं। क्लियर। और लेज़र अकाउंट करने के बाद जब मुझे इनको समराइज, एनालाइज करना पड़ता है तो मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। क्लियर। और जब मुझे इनको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है तो मुझे फाइनल अकाउंट्स रेडी करना पड़ता है। तो जो यहाँ तक की टेक्निक होती है ये क्या होती है, बुक कीपिंग। क्लियर। और ये वाली जो है यहाँ से आपको इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। क्लियर। तो ये फाइनल अकाउंट्स आपके क्या हुए, फाइनल अकाउंट्स आपके किस में आते हैं, इंटरप्रिटेशन में। एंड इन फाइनल अकाउंट्स को जब कन्वे किया जाता है ओनर्स को, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन पार्ट। क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड द चैनल। अब एक एक करके हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले टॉपिक में ये मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ना, ये आपके चैप्टर्स के नेम है। जनरल एंट्री जो पार्ट है दिस इज योर चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड सो ऑन। क्लियर। हम इन सबको एक एक करके समझेंगे, लाइक रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी, क्लासिफिकेशन कैसे है, एनालिसिस वगैरह कैसे रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। तो आज मैंने आपको बेसिक, एकदम बेसिक, मतलब चैप्टर नंबर 1 का भी सिर्फ मैंने आपको 5% ही कवरेज दिया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा आज कवरेज नहीं लिया है, बिकॉज आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए फैमिलियर हो जाए। धीरे 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 मैं आपके सामने थोड़ा हार्डर लेवल सर्व करना चालू करूँगी। क्लियर। तो अभी तो मैंने एकदम जनरल लेवल लैंग्वेज में आपको पूरा टॉपिक लिया है। होप आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। मैं इसी तरीके के और फर्दर वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के और वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने आज जो भी स्लाइड है आप यहाँ पे दी है, या जो ये स्लाइड है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मेरे क्लासेस की वेबसाइट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग विल शेयर ऑन डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड स्टे कनेक्ट फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशंस। अगर आप स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या क्वेरीज लगता है, यू ऑल आर फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी अराउंड द क्लॉक। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है मैं कॉल रिसीव नहीं करूँ, बिकॉज जब मैं लेक्चर्स में होती हूँ तो नहीं ले पाती, बट डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड कीप इन टच। थैंक यू।